हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोग स्टडी हब में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल क्यू की रिवीजन में संपूर्ण बिहार की राज्य व्यवस्था का रिवीजन करने वाले हैं। ये तीन तीन खंड में बटा हुआ है। पहला खंड आज पढ़ेंगे, दूसरा खंड कल और तीसरा खंड परसों पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए चालू करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था का टॉपिक देखिए तो पृथक पृथक बिहार प्रांत का गठन 1911 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन आयोजन को रद्द करने की घोषणा दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था, उस टाइम में किया गया था 1911 ईस्वी में। उसी टाइम में बंगाल से पृथक प्रांत उड़ीसा सहित बनने का घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में। और 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन भी हुआ। ठीक, तो इसके प्रथम विधानसभा चुनाव देखिए तो 1937 ईस्वी में हुआ। और विधानसभा चुनाव के लिए 152 सीट तथा विधानसभा के लिए 152 सीट तथा एक विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। 152 सीटों में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए था रिजर्व, 15 अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व था और 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए 39, मुस्लिमों के लिए 4, महिलाओं के लिए 2 आंग्ल भारतीय और 2 यूरोपीय समुदाय, 13 विशिष्ट वर्ग के लोग जो व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक वर्ग से संबंधित रखते हैं उसके लिए। ठीक, अब चुनाव में 98 सीटों पर से कांग्रेस की जीत। 152 सीटों में कांग्रेस की जीत 58 सीटों पर और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए कि जब बिहार विधानसभा 1937 में चुनाव हुआ था तो उस टाइम में बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी थी, और कांग्रेस को कितने सीटों पर जीत मिली थी? तो 98 सीटों पर जीत मिली थी और मुस्लिम लीग को 20 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, को आदेश दिया गया था कि अपना पद संभाले, लेकिन पूर्व सरकार की राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन करने से इनकार कर दिया। मतलब यहाँ ये था कि जब राज्यपाल था वो राजनीतिक हस्तक्षेप ना करे, वो आश्वासन दे पहले, इसके बाद हम अपना मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तो इस वजह से श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल से गठन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी मोहम्मद यूनुस की, जो मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व को संभाला और इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने हैं। लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। तो पहली बार कांग्रेस की सरकार बिहार में कब बनी? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। और अगर पूछे कि तत्कालीन गवर्नर थी, पूछे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो मोहम्मद यूनुस, यदि प्रधानमंत्री पूछे तो मोहम्मद यूनुस उस टाइम मुख्यमंत्री कहा जाता था। मुख्यमंत्री मतलब उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और गवर्नर और कांग्रेस के मत सम्मति के बाद कांग्रेस की तरफ से किसने मंत्रिमंडल की गठन किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। तो 1937 के हुए चुनाव में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद किसने संभाला था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और विधानसभा के 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। तो 1937 में हुए चुनाव के अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह और उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत
को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का त्याग देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इंग्लैंड ने इंडिया को अपने समर्थक के रूप में वहाँ घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि इंडिया मेरे साथ है इस युद्ध में। लेकिन इंडियन लोग उसके द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं थे, बट वो बोल रहे थे कि मेरे साथ ही है, क्योंकि अ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिहार के लोगों को अगर भड़का दिया जाए तो इंग्लैंड का वर्चस्व इंडिया में कम हो सकता था। इसलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ कम से कम यहाँ तो मजबूत रहे, वहाँ मतलब यहाँ का स्थिति वहाँ के लोगों को ना पता चले कि यहाँ आगे कुछ अब मचे अफरा तफरी। तो इसीलिए ये मतलब इंग्लैंड द्वारा ऐसा कहा गया था। लेकिन इसे तो इसे लेकिन जापान क्या कर रहा था, जहाँ जहाँ भी जहाँ जहाँ युद्ध की समाप्ति हो रही थी वहाँ जलाकर मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना नष्ट कर देते थे। तो इससे इंडिया मतलब इंडिया के लोग मतलब इंडिया के लोगों बुद्धिजीवी लोगों को लगा कि मतलब अगर ऐसा हुआ, अगर वो लोग इधर आए तो हम लोग का ही नुकसान होगा, ये लोग तो निकल जाएंगे। तो इसीलिए मतलब ये इधर असहमति व्यक्त की गई कि हम इंग्लैंड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। ये था मेन मुद्दा। ठीक, तो 1939 में उसने कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया विधानसभा को भंग करके। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए और अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। बिहार की विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों की विधानसभा के लिए चुना गया था। इनमें से सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम ये प्रमुख व्यक्ति थे। और भी लोग थे लेकिन ये प्रमुख व्यक्ति थे जिसका नाम है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। तो अगर ऐसा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन बने कि स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें बिहार विधानसभा में 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और वो ऐसे पूछे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? पहले तो यूनुस था। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंदर राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली के का वर्णन किया गया। तो ये मतलब पूछा जाता है कि राज्य सरकारों उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है और कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक, बिहार राज्य की शासन व्यवस्था देखिए तो राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन है। और राज्य की विधायिका में देखिए तो राज्यपाल है, विधान परिषद और विधानसभा से विधायिका बनती है। और कार्यपालिका देखिए तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद एवं प्रशासनिक पदाधिकारी। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। अब राज्यपाल देखिए मतलब स्टेट में राज्यपाल की क्या भूमिका और बिहार स्टेट में राज्यपाल की क्या भूमिका, वो देखते हैं इसके तहत। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और उधर केंद्र में अगर पूछा जाए कि वहाँ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित अधिकार दिए गए हैं संविधान के अनुसार। ठीक, इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के 152 से 162 तक दिया गया। 10 अनुच्छेद है टोटल। तो राज्यपाल के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है? तो 152 से 162 तक। 152 से 162 तक। ठीक, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ बनता है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगर यहाँ मुख्यमंत्री डाल दे कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वो मुख्यमंत्री के सलाह पर कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है
अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन शासन लगाया गया है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन बनता है तो बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो 8 बार। और उस टाइम कौन बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो अगर पहले वो आगे देखेंगे कि पहले राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम राज्यपाल कौन थे बिहार के, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे करके दिया, वो देखेंगे। अगर वो स्टेटमेंट वाइज दे दे तो वहाँ फंस सकते हैं। तो वो देखेंगे, आगे स्लाइड में है वो बताएंगे। बिहार राज्यपालों की सूची में के अनुसार देखें तो बिहार के प्रथम राज्यपाल देखें तो जेम्स शिफ्टन है, जो 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक कार्यभार संभाला था। और इसके बाद सर मॉरिस गार्नियर हाईलैंड है, जो 1937 से 11 मार्च 1937 से 15 मार्च 1938 तक पद संभाला था। ये स्वतंत्रता पूर्व अगर पूछे बिहार का राज्यपाल स्वतंत्रता पूर्व प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स शिफ्टन। अगर वो ऑप्शन में ना रहे तो गार्नियर हाईलैंड। बस दो ऊपर से याद रखिए और इससे नीचे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। और स्वतंत्रता पश्चात देखिए बिहार के राज्यपाल प्रथम कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम, जो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम। उसने 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक अपना पदभार संभाला था। ये देखिए पदासीन राज्यपाल उसे कहते हैं जिस टाइम कोई राज्यपाल ना हो तो उस टाइम उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपना पद संभाल राज्यपाल का पद कार्यभार संभाल लेते हैं। तो उस टाइम पदा सतमा राज्यपाल देखिए तो न्यायमूर्ति UN सिन्हा थे, जो उस टाइम राज्यपाल का कार्यभार संभाला था न्यायमूर्ति रहते हुए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो कौन थे, तो UN सिन्हा 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 के बीच में। और दूसरे पदासीन राज्यपाल देखे न्यायमूर्ति तो KBN सिंह है, जो 31 जनवरी से 19 सितंबर 1979 तक पदभार संभाला। और बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल देखें तो अल अखलाक उर रहमान किदवई पहली बार बने मुस्लिम राज्यपाल, 20 सितंबर 1979 से 15 मार्च 1950 तक कार्यभार संभाला। फिर तीसरे देखें तो न्यायमूर्ति दीपक कुमार सिंह ने न्यायमूर्ति GN सोहानी। 40वां देखें तो फागु चौहान 19 जुलाई 2019 से 2023 तक पद संभाला था। ठीक। अभी 41वां बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अलगेलकर है। राजेंद्र अलगेलकर है 41वां बिहार के राज्यपाल, जो वर्तमान में है। विधान परिषद देखें तो बिहार राज्य की विधायिका दुसदनी है, जिसमें विधान परिषद को उच्च सदन और एवं अस्थायी सदन माना जाता है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। विधान परिषद की पहली बैठक देखें तो 20 जनवरी 1921 में पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी वर्ष के आधार 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या देखिए वर्तमान तो 75 है। बिहार विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा अस्थायी सदन है
उच्च सदन है, ऐसे ही विधान परिषद स्टेट में उच्च सदन, अस्थायी सदन होते हैं। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रति 2 वर्ष, याद रखनी है, प्रति 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषदों में सदस्यों के कार्यकाल देखे तो 6 वर्ष का होता है। सो सदस्यों का कार्यकाल बोले तो 6 वर्षों का होता है, और उधर विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये यहाँ एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए कि प्रति सदस्य पर एक तिहाई सदस्य प्रति 1 वर्ष पे 2 अवकाश ग्रहण करते हैं, 2 वर्ष पे, 3 वर्ष पे, तो उसका आंसर 2 वर्ष पे। विधान परिषद में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया देखे तो एक तिहाई सदस्य विधानसभा द्वारा, एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत देखे तो 6 सदस्य, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होती है, और 1/12 सदस्य देखे तो शिक्षकों द्वारा, और 1/12 सदस्य निर्वाचकों द्वारा। तो इससे याद ऐसे रख सकते हैं कि शिक्षक स्नातक मतलब पढ़ने और पढ़ाने वाले से रिलेटेड 12वीं में जब जाते हैं तो कोचिंग जाते हैं, पढ़ते हैं टीचर से, तो पढ़ने और पढ़ाने से रिलेटेड 12वीं, तो 12वीं, तो 1/12वां सदस्य का चयन कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो शिक्षकों और स्नातकों द्वारा। अब देखिए 1/3 देखिए, ये तो सबको पता है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 होता है। 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। स्थानीय निकाय, और स्थानीय निकाय को कितने स्तर पर बांटा गया है स्थानीय निकाय को, तो जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पे, तो 3 स्तर पे। तो ऐसे करके विधानसभा और स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 सदस्यों का चयन इस प्रक्रिया द्वारा होता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा और स्थानीय निकायों द्वारा। अगर इससे बेहतर आप कोई ट्रिक लगा पाते तो इससे बेहतर याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक मन में कोई भी सोच लीजिए जिसे याद रख सके। क्विक रिवीजन तो ऐसे ही करवाते हैं ना, ऐसे ही करवाया जाता है। आप इसका बहुत डिटेल पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में भी। बस यहाँ ये सब याद करा देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन देखे तो बस क्लिक करना चाहिए, हाँ कहीं तो पढ़े थे, बस याद आ जाए। बिहार की विधानसभा के बारे में बात की तो जैसे केंद्र लेवल पे लोकसभा निम्न सदन होता है, वैसे ही स्टेट में विधानसभा निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। और इसका वर्णन देखें तो अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद का 169 में है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। और इधर देखें तो अधिकतम एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती है, और इधर 500 से अधिकतम नहीं होता और 60 से कम नहीं हो सकती है विधानसभा में। 7 फरवरी 1921 में मौजूदा विधानमंडल सभागार में प्रांतीय विधान परिषद का पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो 7 फरवरी 1921 को, और उधर विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को। ठीक, इसी आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी, 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों में 243 सीटों में देखें, 243 सीटों में देखें तो 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एक मिनट रुको, एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित है, तो उसे संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया। मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय उसे मतलब कहते हैं, उसके पिता मतलब इंग्लैंड से, माता भारतीय या इंग्लैंड की माता या इंडिया का उसके पिता हो, तो उसे मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में
जाना जाना माना गया था। तो अब तो कोई नहीं रह गया होगा ऐसा। तो अब तो सब भारतीय होंगे, तो इसीलिए एक सीट उसके लिए आरक्षित है, उसे निरस्त कर दिया गया है 104 में संविधान संशोधन के द्वारा। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल देखें तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसका कार्यकाल पूर्ण होने पर भी भंग किया जा सकता है। कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो तो उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, वर्ष 2013 में देखिए तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 43 थी। वही 1937 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या देखें तो 152 थी। 100 और 1937 में विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 30 थी। 1952 में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 331 थी। 1952 में देखें तो 72 हो गई विधान परिषद की में सदस्यों की संख्या। 1957 में 319 हो गई विधानसभा में सदस्यों की संख्या। 1958 में 96 होगी विधान परिषद की में सदस्यों की संख्या। 1977 में 325 होगी विधानसभा में सदस्यों की संख्या, और 2000 ईस्वी में 75 और 243। जब झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ तब से वर्तमान में अभी इतना है बिहार में। विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में 275। मुख्यमंत्री देखिए बिहार में तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र स्तर पे राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य स्तर पे राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। इसे याद रखने में आसानी होती है क्योंकि जिसका केंद्र लेवल पे टॉपिक क्लियर है, मतलब केंद्र लेवल पे टॉपिक क्लियर है कि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है। उसी बस उसे वहाँ चेंज करना है, मुख्यमंत्री राज्य डालना है और मुख्यमंत्री डालना है बस। ऐसे स्टेट पे तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री, संवैधानिक प्रधान राज्यपाल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अध्यक्षता मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। उधर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के का गठन होता है केंद्र लेवल पे। 163 अनुच्छेद में देखिए तो राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखें तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने पर और विषम परिस्थिति और कुछ भी हो सकता है, इससे पहले भी वो त्यागपत्र दे सकता है। देखिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और राष्ट्रपति शासन देखिए पहली बार जब भोला पासवान शास्त्री राष्ट्रपति जब भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बिहार के थे, तब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 22 मार्च 1968 को 22 मार्च 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस टाइम से जस्ट पहले भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे। और देख लेते हैं राज्यपाल उस टाइम कौन थे 1968 में। नित्यानंद कानूगो बिहार के राज्यपाल थे उस टाइम। पहली राष्ट्रपति शासन में। और दूसरा राष्ट्रपति शासन भी भोला पासवान शास्त्री के बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, उस टाइम लगा था। उस टाइम भी देखिए तो नित्यानंद कानूगो ही 1971 तक वो राज्यपाल थे। तो दूसरे राष्ट्रपति शासन में भी राज्यपाल नित्यानंद कानूगो ही थे।
और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम जस्ट पहले वो भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे। और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुई तो जगन्नाथ मिश्रा थे बिहार के मुख्यमंत्री। और पांचवी बार देखे तो राम सुंदर दास थे। और छठी बार राष्ट्रपति शासन से जस्ट पहले बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे। और सातवीं बार देखे तो राबड़ी देवी थी बिहार के मुख्यमंत्री। और आठवीं बार देखे तो आठवीं आठवीं बार लगी राष्ट्रपति शासन तो उस टाइम भी राबड़ी देवी ही थी। तो राबड़ी देवी के शासनकाल में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गई। और अब इसके जब से मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदभार संभाले तब से अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है बिहार में। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 40वां मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ही 40वां मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक है। अब तक आठवीं बार मुख्यमंत्री बिहार के आठवीं बार बन चुके हैं। जो 10/1922 पदभार संभाला था जो अभी तक है ही। और ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री देखे तो मोहम्मद यूनुस थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनुस होंगे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री देखें तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री देखें तो अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो श्री नीतीश कुमार थे। अब देखिए स्थानीय स्वशासन के बारे में। बिहार की स्थानीय स्वशासन की से जुड़े क्या तथ्य हैं? तो इसका डिटेल आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। बस क्विक रिवीजन बस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर जो भी यहाँ आपको डिटेल अगर पढ़ना हो ना तो आप रेगुलर क्लास में जो पढ़े होंगे उसको जस्ट पेज उल्टाइए। और जैसे स्थानीय स्वशासन में कोई टॉपिक मान लीजिए कोई ऐसा भूल चुके हैं कि इसके बाद कुछ तो और होना चाहिए था जो अभी मतलब इस क्विक रिवीजन में नहीं बताया गया है, तो वहाँ जाके रेगुलर क्लास का कॉपी उल्टाइए और वहाँ जाके पलटिए और रिवीजन करिए। क्योंकि क्विक रिवीजन ऐसे ही हम करवा सकते हैं, क्योंकि आप बस क्लिक होना चाहिए कि हम कहीं तो पढ़े, अब भूल रहे हैं तो उसे दोबारा पढ़िए रिवीजन ऐसे ही करिए। पंचायती राज स्वतंत्रता के उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73 में संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में लागू किया। और वो 3 व्यवस्था थे: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था को और भी अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान देखिए तो वही बिहार में पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण है। पिछड़े वर्ग को भी सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अनुसूचित जाति वर्गों के लिए सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों के पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ये देखिए इसमें मतलब इस लाइन का, इस सेंटेंस का कहने का ये तात्पर्य बन रहा है कि अनुसूचित जाति और मतलब किसी भी वर्ग को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 65% आरक्षण देने की घोषणा की थी।
तो उससे अभी कोर्ट में वो केस चल रहा है अभी, जहाँ कोर्ट ने मतलब डिसीजन दिया कि 65% आरक्षण नहीं किया जा सकता, 50% से अंदर ही रहना चाहिए। तो अब मतलब स्टेट के वकीलों ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपना ये रिपोर्ट दायर किया है। तब देखिए आगे क्या सुनवाई आती है, तो वो तो न्यूज में चलेगा तो पता चल ही जाएगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होता है। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन देखिए तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं। ग्राम सभा देखिए तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है और ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ फंस सकते हैं, क्योंकि ग्राम ग्राम पंचायत यह ग्राम सभा है ना, यहाँ पंचायती राज अधिनियम की सबसे बड़ी सभा होती है। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो उसमें यहाँ दे दिया कि गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी मतदाता सदस्य, गांव में रहने वाले तो 18 वर्ष से अधिक जनसंख्या वाले सदस्य। तो यहाँ नहीं, मतदाता सदस्य, यहाँ ध्यान रखें मतदाता सदस्य होगा। ग्राम सभा की बैठक के लिए दो बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष में 4 बैठक होनी चाहिए, 6 महीना में 2 और 6 महीना में 2, इसीलिए 3 माह के अंतराल पे 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। 1 वर्ष में 4 बैठक होना ग्राम सभा का अनिवार्य है। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति देखिए, कोई सभा बिना गणपूर्ति का आयोजन हो ही नहीं सकता। तो 1/20 सदस्य का होना जरूरी है, इसके बाद ही ग्राम सभा का बैठक आयोजन किया जा सकता है। 1/20 सदस्य हो तभी। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के संबंध में देखें तो ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है और उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों को पहचान करना। ग्राम सभा का कार्य क्या होता है? विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभक है, जो सही लाभार्थी है उसकी पहचान करना, अंशदान देना, मोटिवेट करना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों की पर्यवेक्षण करना। ग्राम पंचायत के बारे में देखिए तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का गठन कुल मिलाकर कितनी जनसंख्या पे होनी चाहिए, तो 7,000 की जनसंख्या पे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल देखिए तो 5 वर्षों का होता है। विधान परिषद के कार्यकाल देखिए 6 वर्षों का और विधानसभा का कार्यकाल देखिए तो 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 वर्ष के अंदर में पूरा करा लिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसके चुनाव के विधानसभा भंग होने या ग्राम पंचायत के विघटन होने के 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। ये यहाँ कहा गया। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर और प्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत के बराबर की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। तो अगर यहाँ पूछा जाए क्वेश्चन, अगर 4 स्टेटमेंट दे दिया जाए, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, और इस साइड दे दिए प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, और बोल दिए निम्नलिखित पर विचार इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो अगर ये पता ना रहे तो वहाँ गलत क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो ये पता रहना एकदम कंपलसरी है, पता रहना चाहिए। उतना भारी भी ना और ना उतना आसान है। अगर पता रहे तो आसान है, ना पता रहे तो हार्ड है। वार्ड देखिए तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्येक चुनाव द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुखिया उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं, जो भी बीएससी का पेपर देके उससे बनता है, वो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। वार्ड अपना त्यागपत्र
स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन यहाँ बनता है, मुखिया उप मुखिया वार्षद निम्नलिखित अनुसार विचार कीजिए, किसको त्याग पत्र देता है, अपना त्याग पत्र सौंपता है। और ये अगर ना बता रहे ये सेंटेंस, तो वहाँ गलत कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है और पूछा गया है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या गणपूर्ति की कुल सदस्यों की संख्या से आधी होनी चाहिए। उधर ग्राम सभा के लिए 120 सदस्यों के लिए, गणपूर्ति के लिए 120, 1/20 सदस्यों का गणपूर्ति होना चाहिए। ग्राम ग्राम कचहरी देखे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्याय कार्यों के लिए ग्राम कचहरी का होना आवश्यक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, और जिसे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये प्रत्यक्ष चुनाव है ना, ये हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। बिहार स्टेट में ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। और किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है कि अगर जिस स्टेट का अगर पेपर दें तो उस स्टेट विशेष का बुक पढ़ के जाए, कि वहाँ ध्यान रहे। ये बिहार स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अगर देखिए उप मुखिया, उप सरपंच, अगर ऐसे उप लगा हो ना, अगर ना बता रहे किसी स्टेट के बारे में, तो वो अधिकतर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव, एक नियमत्र की नियुक्ति होती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर दे सकता है। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। तो ग्राम कचहरी का अगर कोई पंच अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो सरपंच को सौंपेगा। तो वो याद रखिए, क्योंकि सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपते हैं, लेकिन ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को सौंपेगा। पंचायत समिति के बारे में देखें तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पे एक पंचायती सदस्य का निर्वाचन होता है, और 7000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन होता है। और ग्राम और 500 की जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन देखें तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। आप लोग इसमें अगर रेगुलर क्लास में बताया होगा, वैसे बता देते हैं हम। प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष मतदान में आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बता देते हैं। प्रत्यक्ष मतदान जो जनता खुद जाकर वोट डालकर चुनता है, वो प्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान चुने हुए, जिसे हम चुने हैं, जैसे उप सरपंच का चुनाव, चुने हुए सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाए, वो अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आता है। ठीक। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के उपरांत अपने सदस्यों के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा, यहाँ देखें एक घर्षण में हम बोले थे, कहीं अपवाद हो सकता है। अगर उप लगा हो तो प्रत्यक्ष, लेकिन प्रमुख में उप तो नहीं लगा हुआ ना, लेकिन ये अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। तो अपवाद हर जगह होता है, तो यहाँ भी अपवाद है कि प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव देखें तो पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रमुख करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल अधिकारी को देता है। तो प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? अनुमंडल अधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रमुख को देता है। तो प्रमुख को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। प्रमुख अनुमंडल अधिकारी को, पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को देता है। उप सरपंच, उप मुखिया या मुखिया पंचायती राज अधिकारी को अपना
त्यागपत्र देकर पद रिक्त कर सकता है। और उप उप प्रमुख का अपना त्यागपत्र उप प्रमुख को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। पंचायत समिति की सदस्य अपना पंचायत समिति का अगर कोई सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो प्रमुख को देता है। ये पूछ सकता है भाई, प्रमुख उप प्रमुख, इसमें कंफ्यूजन होगा अगर पता ना रहे तो। प्रमुख उप प्रमुख इतना अभी तक पढ़ लिए ना कि किसको कौन त्यागपत्र देता है, कैसे देता है। जिला परिषद के बारे में देखिए तो जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करता है। तो जिला परिषद का कार्य क्या होता है, तो ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करे, ये उसका कार्य होता है। जिला परिषद के सदस्यों का गठन देखें तो 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को डीएम को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद का सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों निर्वाचन एवं त्यागपत्र के बारे में देखें तो एक बॉक्स में दे दिया कि आप एक नजर इस पे देख ले, जो अभी तक पढ़े हैं बस क्लिक कर जाए। हाँ पढ़े थे पहले, चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं। मुखिया का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और वो अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप मुखिया अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उप मुखिया का जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और मुखिया को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त करता है। प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख देखिए तो अप्रत्यक्ष मतदान। त्यागपत्र प्रमुख को देता है उप प्रमुख। पंचायत समिति सदस्य देखे तो इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है। जिला परिषद सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष देखे तो उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अपना त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और अपना त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप सरपंच अपना का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और सरपंच को त्यागपत्र देता है। तो यहाँ एक बात देख लेते हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच और पंच प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लड़े जाते हैं। ठीक, उप मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सरपंच, ये सारे लोग अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, एक और राज्यपाल के बारे में एक बाकी रह गया था कुछ, एक मिनट वहां चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार का ऐसे डॉक्टर जाकिर हुसैन
ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे पहले दो राज्यपाल हुए जो बिहार में राज्यपाल के बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल हैं जो राज्यपाल भी रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। यही था इसमें। चलिए, आज इतना तक बिहार स्पेशल में पॉलिटी का क्विक रिवीजन किए। अब कल करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। आप लोग देखते हैं तो देखिए, मतलब रिवीजन करिए, अच्छा है कंटेंट है, रिवीजन करिए। और आप अगर इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अपने अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करिए कि भाई तू भी कुछ रिवीजन कर ले इससे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।